हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? विजन आईएएस मंथली मैगजीन जो आती है उसके थ्रू कवर कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है दोस्तों, है ना। और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी सूचना उसमें दिए रहती है। तो मैं 2022 में जो मई का महीना था, उसमें मैंने आपको पॉलिटी का सेगमेंट करा दिया था, है ना? जिसने भी नहीं देखा हो तो कृपया जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं वीडियो। और फिर मैं जून महीने की पॉलिटी आपको करा रहा था, जिसमें कुछ जो मेजर टॉपिक थे, जैसे जनहित याचिका वगैरह, है ना? वो मैंने आपको करा दिया था और उसमें से बता भी दिया था कि क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और क्या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना? तो आज हम देखने वाले हैं कि जो जून महीने में जो मंथली मैगजीन है ना, उसमें जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, उसमें जो 7 से 8 टॉपिक है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, है ना। और विस्तार से भी कवर करेंगे और जल्दी जल्दी भी कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो उसमें ना लानी पड़े, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए। क्योंकि रिवीजन करते समय ना क्या होता है, जब हम रिवाइज करते हैं तो हमको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए रहते हैं। कम समय में इफ़ेक्टिव पढ़ाई अगर होगी तो नंबर लाने में दिक्कत नहीं होती है, नंबर बढ़िया आ जाते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए थे, है ना। तो उसी के संबंध में जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं वही आ जाते हैं मैगजीन में। तो उसी के बिहाफ पर कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, उनमें जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन से संविधान में अनुच्छेद हैं राज्यसभा से संबंधित, वो सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो सारी जानकारी इस आर्टिकल में दी हुई है ना। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, पहली लाइन में ही स्टार्ट किया हुआ है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों दो ही तो सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा में तो क्या होता है, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, उससे पहले उसको भंग किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये क्या है, अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सदन है। क्योंकि हर 5 वर्ष में क्या हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है, नई लोकसभा बनती है, नई। लेकिन राज्यसभा क्या है, राज्यसभा तो सेम ही है। हर क्या होगा, हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य क्या हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे और नए सदस्य आ जाएंगे। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसलिए क्या है, मतलब पूर्णतः भंग नहीं होता है ये, जैसे लोकसभा होता है। इसलिए क्या है, एक स्थायी सदन है। इसलिए क्या है, एक स्थायी सदन है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी लाइन की ओर। दूसरी लाइन में लिखा है कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। मतलब मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं, 250 बैठ सकते हैं। पर वर्तमान में कितनी है, 245। अब 245 में से देखो, 245 में से जो 238 सदस्य हैं, वो तो जो राज्य विधानसभा हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से चुनकर आते हैं, है ना। वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। और जो 245 में जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, है ना। उनको अपनी मर्जी से मनोनीत करते हैं। और मर्जी दोस्तों किसकी चलती है राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री की, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसकी मर्जी से। तो दोस्तों टोटल कितने हैं, 250, है ना। पर वर्तमान में कितनी है, 245, जिसमें से 238 क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। जो राज्य विधानमंडल है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो करते हैं। और 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है, चयन करता है। और ये 12 भी दोस्तों कौन से होते हैं, ये 12 भी दोस्तों वो होते हैं जैसे कि जो कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, है ना। कोई मतलब किसी क्षेत्र में किसी ने बहुत प्रख्यात व्यक्ति रहा हो, उसको इलेक्ट करते हैं। क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट, क्योंकि ये इतने कलाकार लोग तो इतनी इलेक्शन के डिपार्टमेंट में, तो ये इलेक्शन लड़कर नहीं आ सकते। इसलिए राज्यसभा की विशेषज्ञता को, अपर सदन का दायित्व रखने के लिए हम इसमें कुछ विशेषज्ञ सदस्यों को जोड़ते हैं, जो इसकी खूबी भी है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं राज्यसभा के, सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था आपको अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो इन्फॉर्मेशन है संविधान के अनुच्छेद 80 में दी हुई है। और यूपीएससी जो है ये बहुत पूछता है कि क्या चीज़ संवैधानिक है, क्या चीज़ संवैधानिक नहीं है ना। तो ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से याद रखनी है। तो आगे है कि राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। मतलब जैसे मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, तो उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीट है हमारे स्टेट में।
तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से ही, जैसे मान लो अगर हमारे स्टेट की जनसंख्या 1 करोड़ है, तो समथिंग 33 लाख पर एक कैंडिडेट है। तो राज्यों को जो कैंडिडेट हैं वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उस मतलब राज्यसभा में बांट दी जाती हैं सीटें। तो आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत होता है और एकल संक्रमणीय मत के हिसाब से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद। आनुपातिक और एकल संक्रमणीय पद क्या है दोस्तों? ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रीफली सबको कवर करना है। इसमें लिखा है कि एकल संक्रमणीय मत का अर्थ क्या होता है। एकल संक्रमणीय मत का अर्थ क्या होता है? ये लिखा है, एकल संक्रमणीय मत का अर्थ है कि मतदाता अपनी पसंद के क्रम में कितने भी उम्मीदवारों को मत दे सकते हैं, है ना। और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निर्धारित संख्या में पहली वरीयता के मतों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो एक लिस्ट होगी दोस्तों, एक लिस्ट होगी, उसमें 4 कैंडिडेट होंगे, तो चारों को ये रैंकिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 करके। जबकि जो हम आम निर्वाचन डालते हैं ना, जो प्रत्यक्ष रूप से लोग डालते हैं, उसमें तो हमें एक ही बटन को दबाना पड़ता है, हम रैंक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे एक ही मत का संक्रमण हो जाता है चारों कैंडिडेट पर, है ना। तो ये बात इसमें मुख्यतः है कि एकल संक्रमणीय पद क्या है, और आनुपातिक का मतलब ये होता है कि सबके कैंडिडेट अनुपात में मिल जाए, कि राष्ट्रपति क्या होगा, आनुपातिक होगा। बाकी क्या है कि राज्यसभा चुनावों में खुले मतपत्र की व्यवस्था होती है। हालांकि ये खुलेपन का एक सीमित रूप है। देखो, खुले मतपत्र की व्यवस्था होती है, तो खुला, बंद नहीं होता है, खुला होता है। फिर क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए किसी राजनीतिक दल का प्रत्येक विधायक अपने चिन्हित मतपत्रों को मतपेटी में डालने से पहले अपने दल के अधिकृत एजेंट को इसे दिखाता है ना। अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को चिन्हित मतपत्र दिखाने से मत अमान्य है। तो अपने दल के कैंडिडेट के अलावा किसी को नहीं दिखाएगा। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा, है ना, नन ऑफ दी अबव जिसे कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राज्यसभा चुनावों में लागू नहीं होता। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नोटा, जो नोटा है वो राज्यसभा चुनाव में होता है नहीं होता है नोटा, तो नोटा नहीं चलता है राज्यसभा चुनाव में। बाकी क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने ही दल के प्रतिनिधित्व को मत नहीं देता, तो उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है राज्यसभा के इलेक्शन की। मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए मैं बीजेपी का सदस्य बनकर गया हूँ राज्यसभा में, सॉरी, राज्य विधानमंडल में, और मान लो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है राष्ट्रपति पर, और मैं बीजेपी का हूँ और मैं बीजेपी वाले को मत नहीं देता हूँ, तो मेरे ऊपर, है ना, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, वो मेरे अगेंस्ट नहीं चलाया जा सकता, इसमें राज्यसभा के चुनाव में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी पहले आर्टिकल के रिगार्डिंग, यानी क्या था राज्यसभा के बारे में। अब एक बॉक्स में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको ही पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अनुच्छेद 83, है ना, 83, यानी कि अनुच्छेद 80 का जो तीसरा प्रोविज़न है वो क्या कहता है, उसके तहत 12 मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला आदि मामलों में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। यानी कि 83 में संविधान में ही ये व्यवस्था की गई है कि 12 सदस्यों को किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। और आगे लिखा है कि संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। तो राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका आवंटन चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, उसके इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दोस्तों देखो क्या है ना, मैं आपको ये क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो संक्षिप्त सूचियों में भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मैं वो पहले वो टॉपिक कवर करा रहा हूँ आपको। तो पहले मैंने राज्यसभा वाला करा दिया, कोई भी क्वेश्चन सीधे आ सकता है संसद से रिलेटेड, है ना। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, संक्षिप्त सुर्खियों में, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। उसकी हमने बात भी करी थी कि अगर राज्यसभा में कोई सदस्य अपने दल के विरुद्ध क्या करता है, मतदान करता है, तो उस पर दल विदल विरोधी कानून नहीं चलाया जा सकता, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं चलाया जा सकता। तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, और ये चर्चा में आया क्यों टॉपिक, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों को दल बदलने से जुड़ी कानूनी पहल पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया है। दोस्तों अभी जब महाराष्ट्र में आपने सबने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का टसल रहा, जहां बीजेपी ने
क्या हुआ, एकनाथ शिंदे का एक अलग गुट बना दिया शिवसेना से और बीजेपी की सरकार बन गई किसके साथ, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ। तो उस समय भी ये दल बदल का कानून आ रहा था, है ना। तो यही मुद्दा था महाराष्ट्र का जिसने दल बदल विरोधी कानून को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया था। तो दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। मान लो कोई सदस्य कांग्रेस से गया संसद में या राज्य विधानमंडल में और उसने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, स्वेच्छा का मतलब अपनी मर्जी से उस दल का त्याग कर दिया, तो उस पर दल बदल लगेगा कि भाई साहब तुम सुनकर तो हमारे दल से आए हो और अब हमारे दल को क्यों, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो इसलिए तो दल छोड़ रहा होगा क्योंकि वो किसी और दल की सदस्यता लेना चाह रहा होगा। अब इसमें है क्या, तो 52वां संविधान संशोधन हमने किया संविधान में, है ना, 1985 में, और 10वीं अनुसूची को शामिल किया। उसमें क्या कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। यानी कि जैसे लोकसभा में दल बदल का मामला आया तो उसका पीठासीन अधिकारी करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, है ना। अयोग्यता के आधार क्या होते हैं, तो ये मेन है दोस्तों। एक तो यही मेन था कि 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10, है ना, ये प्री के रिगार्डिंग। फिर प्रश्न की बात कौन करता है कि यदि दल बदल का प्रश्न उठेगा सदन में तो वो उसका डिसीजन कौन लेगा, तो पीठासीन अधिकारी लेगा। फिर आधार क्या होते हैं, तो आधार क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति, इसमें लिखा है कि यदि कोई भी सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से उपस्थित रहता है, अनुपस्थित सॉरी, तो इस तरह के कृत्य उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता है यदि उस दल ने 15 दिन के भीतर उसकी उस करतूत को, यानी कि उसकी बिना मर्जी के दल की मतदान कर दिया, है ना। या जैसे वोट आते हैं, कोई बिल आया तो उस पर वोटिंग होनी है, तो बिना दल की पूर्व अनुमति के कर दिया और अपनी स्वेच्छा से कर दिया और दल ने उसको 15 दिन के भीतर भीतर क्या है माफ़ नहीं किया, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ चला दिया जाएगा, है ना दोस्तों। 15 दिन भी ध्यान रखना आप। तो दूसरी बात है, दूसरा आधार क्या है कि यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कोई सदस्य मनोनीत किया गया और 6 माह की अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल को अपना लिया उसने, 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद, 6 माह से पहले पहले अपना लिया तो नहीं, उसके बाद। तीसरा कि यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो जो सदस्य बिना किसी दल के चुनाव लड़कर आया है और वो किसी दल में शामिल हो जाता है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ चलाया जा सकता है। तो ये 3 आधार हैं दोस्तों। फिर है कि दल बदल के कुछ अपवाद भी हैं। दल बदल के अपवाद क्या हैं कि दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है। किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने की या किसी अन्य दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है। लेकिन शर्त क्या है कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में, ये आएगा ऐसे समझिए जैसे मान लो 40 विधायक हैं, जैसे सपोज करिए दोस्तों कि 40 विधायक हैं, है ना, उसमें से अगर 2/3, है ना, 2/3 अगर कहते हैं कि हम विलय करना चाहते हैं किसी दल में, मान लो शिवसेना के 40 विधायक हैं और वो कह रहे हैं हम बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं, तो 3 से इसे भाग कर दो, कितना आएगा, 3 × 3 और ये बचा 1 0 और 3 दूनी 6 और 3, हाँ 3 3 9, है ना, 13 दूनी 26, यानी कि लगभग 26 विधायक यदि 40 में से कह रहे होंगे कि हम किसी अन्य दल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी वो चीज़ें नहीं आएंगी दोस्तों। पहले ये संख्या 1/3 होती थी लेकिन इसको बाद में 2/3 कर दिया था। तो आइए अब हम चलते हैं कि और क्या है इस आर्टिकल में, है ना। तो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष से राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष से राज्यपति के सभापति के रूप में चुना जाता है राज्यसभा के, तो वह अपने दल में इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और पद छोड़ने के बाद फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनकर आया, तो मान लो बीजेपी से आया तो उस दल का इस्तीफा दे देगा और जब वो पद छोड़ेगा तो फिर से उस दल में शामिल हो सकता है, उसके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इसमें कुछ अन्य जानकारी भी दी गई हैं कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह, सहायता और सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं
जहाँ संविधान उसे अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार देता है ना। तो गुजरात राज्य बनाम न्यायमूर्ति R A मेहता, मामला 2013। इसमें क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया कि यह राज्यपाल पर निर्भर है कि वह विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे या ना करे। क्या कि राज्यपाल पर निर्भर है कि विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसके विवेक पर निर्भर है। इसमें कोई एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला या कोई और मामला नहीं आएगा। ये अन्य जानकारी थी दोस्तों, तो ये आपको रखना है। तो हमारा ये जो आर्टिकल था काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, फ्री के रिगार्डिंग, है ना। पहला भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और मेंस में भी आप कुछ ना कुछ इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। क्या है तो दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रणाली को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रणाली को नागरिकों और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। मतलब नागरिक भी यूज़ कर सकते हैं और जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो भी। इसमें विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो भी विधायी निकाय हैं उनसे संबंधित सभी कार्यों को और उससे संबंधित सभी डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, है ना दोस्तों। संसदीय कार्य यानी कि ई विधान को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में पुनः नामित किया गया है। पहले ई विधान था, अब इसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बना दिया गया है। संसदीय कार्यालय मंत्रालय नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है जो प्री का है। अगर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कुछ पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पहला नाम क्या था, ई विधान था, है ना। और कौन सा नोडल मंत्रालय है इसमें, तो संसदीय कार्यालय मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अब दोस्तों की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है क्या ना दोस्तों, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लक्ष्य है देश के सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है। देश की सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना है ताकि एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके, है ना दोस्तों। यदि मान लो कि हम राज्य सरकार किसी भी राज्य सरकार की विधायिका के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो एक पोर्टल पर आ जाएगी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, है ना। अपना स्टेट सेलेक्ट करो, वहाँ से सारा डाटा देख लो। आगे क्या है कि यह विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने, दिन प्रतिदिन में कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करेगा। तो दोस्तों पर्यावरणीय लाभ तो होता ही है ना हर चीज़ से। तो बाकी इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो कार्यालय संसदीय जो संसदीय कार्यालय मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय है। बाकी है क्या उपयोग, तो नागरिक कर सकते हैं, विधानमंडल के सदस्य इसका उपयोग कर सकते हैं। और विधायिकाओं से संबंधित कार्यों और उसके डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है ना। 3-4 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला टॉपिक है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना, है ना। कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स, यानी कि एक से अधिक सीटों से चुनाव जब कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसके संबंध में क्या चर्चा की गई है। तो ये हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, है ना, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 RPA, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऐसे बोलते हैं इसको, में संशोधन के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू किया गया है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो एक से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा, एक पर ही लड़ेगा। उसके लिए उसने क्या किया कि रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के एक विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। मान लीजिए व्यक्ति 2 सीटों से लड़ा, है ना, फिर एक पर उसने अपनी दावेदारी छोड़ दी और दूसरे को उसने अपना लिया, तो एक सीट पर पुनः चुनाव होगा तो उससे जुर्माना ले लिया जाए, ऐसा कह रहे हैं ये। इसने क्या कहा है बाकी कि दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट जो 1990 में आई थी और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में आई, में भी एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों यही है क्वेश्चन, कहाँ है कि दिनेश गोस्वामी समिति, है ना, कि दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट और चुनाव सुधार पर विधि आयोग द्वारा
170वीं रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसने भी ये सिफारिश की है कि एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र। बाकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) है ना के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। एक उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्र। वर्ष 1996 तक 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति थी। 1996 से पहले 2 से भी अधिक पर लड़ सकता है चुनाव। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल 2 क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। तो दोस्तों 1996 में 2 कर दी गई 3 से, और अब 2 से 1 करने की बात इसमें चल रही है ना। बाकी ये रिपोर्ट जो समिति है वो ध्यान रखना है, दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है ना। और एक्ट कौन सा है? लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, ये पूछ सकता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राज्य परिषद आईएससी की बैठक हुई है ना, उसके बारे में जानकारी है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अंतर्राज्य परिषद की बैठकें साल में 3 बार होनी चाहिए। तो बस लेटर के संबंध में ही क्या आ गया मुद्दा, चर्चा में आ गया अंतर्राज्य परिषद क्या है। तो उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को संसद में पेश किए जाने से पहले परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सुझाव काफ़ी अच्छा है कि जो भी मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है उस विधेयक को संसद में रखने से पहले अंतर्राज्यीय परिषद में रखो, उन पे सबकी राय मांगो मुख्यमंत्री की, और तब जाकर डिसीजन लो। इसमें क्या होगा, सहकारी संघवाद की भावना इससे क्या होगी, मजबूत होगी। तो दोस्तों जैसे कि संघवाद क्या है, हमारे मूल ढांचे के सिद्धांत में भी आता है ना। तो क्या है, इससे सहकारी संघवाद की भावना मजबूत होगी। बाकी फिर चर्चा में आ जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया जाता है ना। मतलब संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान है कि आईएससी का गठन किया जाएगा, और इस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति आवश्यकता महसूस होने पर ऐसी संस्था का गठन करेंगे। वर्ष 1988 में जो सरकारिया कमीशन है, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि इस परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में होना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से यह अस्तित्व में आई थी। परिषद में निम्नलिखित शामिल होते हैं, तो यहाँ से देखो, एक तो सरकारी आयोग हो गया, अनुच्छेद हो गया, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बाकी परिषद में कौन कौन शामिल होता है, हमारे पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो इसके सदस्य होते हैं, और जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक होंगे। बाकी केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा, है ना, सदस्य, तथा स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री, स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री इसमें होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर है पूरी आईएससी की। फिर अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य, राज्यों के बीच विवादों की जानकारी जांच करना, राज्यों के बीच विवादों की जांच करता है, उन्हें सलाह देता है अंतर्राज्यीय परिषद कि राज्यों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनको जांच करना और उनमें सलाह देना। बाकी उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें 2 राज्य अथवा राज्यों एवं संघ के समान साझे हित शामिल हों। 2 राज्यों के राज्य तथा संघ के समान हित उसमें शामिल हों, तो उन मामलों की भी जांच करता है। नीति और कार्यवाही के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना कि क्या नीति बनाई जाए, क्या कार्यवाही की जाए, कैसे समन्वय हो केंद्र राज्य के बीच में, तो उसके लिए भी सिफारिशें करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की पिछले वर्षों में केवल एक ही, पिछले 6 वर्षों में, अब दोस्तों ये चिंता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों में केवल एक ही बार क्या हुई है, मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। 1990 में इसके गठन के बाद केवल अभी तक 1990 से आप साल लगाइए, 23 साल हो गए हैं। 23 और 10 वो 33 है ना, मतलब 33 साल हो गए हैं, और 33 साल में केवल 11 बार बैठक हुई है इसकी अभी तक। तो ये क्या है, सहकारी संघवाद तभी मजबूत होगा जब इसकी बैठकें कराई जाएंगी। ये मेंस में हम लिख सकते हैं। बाकी प्री के रिगार्डिंग जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों देखते हैं आगे और भी क्या मुद्दे हैं। तो दोस्तों एक ये टॉपिक है कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, है ना, पंजीकृत भी हैं और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। तो भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जो
पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, रजिस्टर्ड है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। इन 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं था। इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया था, तो इसलिए हटा दिया है। तो ये तो हो गई चर्चा। आगे देखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक है ना रिफॉर्म्स के अनुसार, एडीआर के अनुसार वर्ष 2019 और 20 के लिए 8.23% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। वहीं 5.72% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वार्षिक अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। आगे ये मतलब थोड़ा ऐसी है ना। इसमें प्री के रिगार्डिंग अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा चर्चा में था। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। अब देखो ये आ गया कि चुनाव आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव सुधार का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है ना। हालांकि हालांकि यह राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठा सकता है कि वित्तीय अनियमितताएं बहुत पाई जाती हैं किसी राजनीतिक दल में, तो उसके मुद्दे को उठा सकता है चुनाव आयोग। साथ ही राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की मांग कर सकता है। तो क्या कि चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके बताओ, कंपनी द्वारा डिस्क्लोजर, बैंक खातों का विवरण है ना, इन सब की मांग कर सकते हैं चुनाव आयोग। पर किसी भी दल का पंजीकरण समाप्त नहीं कर सकते। फ्री का क्वेश्चन बन सकता है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के तहत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। ये दल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कर छूट का दावा कर रहे थे। मतलब अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना किसी राजनीतिक दल की और कर छूट की दावा कर रहे थे। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनमें से बहुत से दल केवल कागज पर ही मौजूद पाए गए थे। उनके पते पर भेजे गए बस पत्र वापस लौटा दिए गए, है ना। कुछ लोगों ने पंजीकृत दलों को दिए गए चंदे का आयकर छूट का दुरुपयोग किया। कुछ लोगों ने पंजीकृत दलों के को दिए गए चंदे का आयकर छूट का दुरुपयोग किया। कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का गंभीर वित्तीय अनुचित कार्यों में संलग्न पाया गया। मतलब किसी अनुचित कार्य में संलिप्त पाए गए हैं, और कुछ केवल कागजों पर हैं। फिर संभव है कि ऐसे कुछ दल चंदा एकत्र कर रहे हों और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हों। उदाहरण भी दिया है। उदाहरण इनमें से कुछ सेल कंपनियों के रूप में कार्य कर रहे हों और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो सेल कंपनी जो केवल कागज़ पर होती है पर कंपनी की तरह काम करती है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हों, यानी कि किसी गैर अपराधी कार्य के लिए मनी को भेज रहे हों। इस तरह के कार्य में संलिप्त ये दल पाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है स्टेप चुनाव आयोग ने लिया है। पर प्री के रिगार्डिंग हमें ये ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग के पास ये शक्ति नहीं है वो किसी राजनीतिक दल का जो है रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दे। बाकी ये भी है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 और 29C के तहत जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है ना। तो ये अधिनियम याद रखना है और चुनाव आयोग के पास शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें से कोई प्रीलिम्स के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण सूचना अभी तक मुझे नहीं दिखी है इसमें। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक